हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर के बच्चे ध्यान दें। उनके कोर्स में जो चौथी इकाई है उसका वो है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। और आपके कोर्स में एक ही काल है, वो है रीतिकाल। और हम काल के विभाजन की दृष्टि से देखें तो रीतिकाल का समय है वो 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक माना जाता है। और इस किसी भी काल को हम पढ़ते हैं तो उस काल, क्योंकि आज हम देखेंगे रीतिकाल के नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे, तो किसी भी काल को हम देखते हैं तो या तो उसकी परिस्थिति पर उसका नामकरण होता है या किसी व्यक्ति विशेष होता है उस समय, उसके उस आधार पर नामकरण होता है, या फिर है उस समय की जो पद्धति विशेष होती है उसके उस पर नामकरण होता है। तो नामकरण के लिए कोई न कोई विशेषता के आधार पर है उस काल का नामकरण किया जाता है। तो रीतिकाल के नामकरण के संबंध में पहले हम थोड़ी सी भूमिका देखेंगे कि रीतिकाल का नामकरण किस तरह से हुआ या किसी भी काल के नामकरण के बारे में क्या कहा जाता है। तो रीतिकाल का साहित्य हिंदी साहित्य में एक नवीन प्रकार का साहित्य है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में अनेक साहित्यिक गतिविधियों का सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। आदिकाल में तो क्या है, एक तरफ ब्रज भी चली तो पिंगल के रूप में, एक तरफ राजस्थानी डिंगल भी चली तो एक तरफ अपभ्रंश भी चली, तो दूसरी तरफ उसमें वीरता की भावना, यानी अनेक अनेक विषयों को लेकर के आदिकाल चला था। तो लेकिन जो भक्ति काल में पारलौकिक की प्रधानता रही, और तो भक्ति काल को देखिए तो वहाँ अध्यात्म, भक्ति, परलोक, ईश्वर, इसकी व्यापकता रही। जबकि रीतिकाल के साहित्य में परलोक तथा मोक्षादि की चिंता नहीं है। रीतिकाल वाले कवि या रीतिकाल का वातावरण न तो परलोक की बात करता है न मोक्ष इत्यादि की बात करता है, वो एक अलग ही तरह का साहित्य लेकर चलता है। इस साहित्य में जीवन के प्रति भौतिक दृष्टिकोण को अपनाया गया। अब हम यहाँ पर बहुत बार ये कह देते हैं साहित्य वाले कि रीतिकाल है वो हिंदी साहित्य का वो चारवाक दृष्टि पर चलता है। क्या करता है चारवाक दृष्टि? क्या कहता है? ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत यावत् जीवेम सुखम जीवेत, यानी जितना भी जीना है जी लो, चाहे इसके लिए ऋण लेकर के घी पी लो, पीना चाहिए। तो वैसी ही दृष्टि से यहाँ पर भी रीतिकाल वाले कहते हैं कि रीतिकाल वाले कहते हैं न तो उनको मोक्ष की चिंता है, न परलोक की चिंता है, न उनको साहित्य में कोई अपने योगदान की चिंता है, किसी तरह की चिंता वो नहीं करते हैं। और वो इन सारे ही चीज़ों को भौतिक दृष्टिकोण में देखते हैं या अपनाते हैं। अतः इसे भौतिकतावादी साहित्य के नाम से भी अभिहित किया जाता रहा है, किंतु इसे लोक साहित्य नहीं कहा जा सकता। लोक की बात एक अलग होती है। अब आप कह लो आप भौतिक है तो भौतिक में तो फिर लोक ही आता है खाली, लेकिन इसको लोक साहित्य हम नहीं कह सकते, क्योंकि लोक साहित्य कोई न कोई परंपरा को लेकर चलता है, ये कोई परंपरा को लेकर नहीं चला। तो यहाँ इसको लोक साहित्य हम नहीं कह सकते, क्योंकि लोक साहित्य में व्यक्तिकता का उभरा हुआ होना अनिवार्य होता है, यानी व्यक्तिक बात जरूरी होती है, व्यक्तिकता प्रधान होती है वहाँ पर। इस साहित्य की अपनी ही कोटि है जो लोक साहित्य तथा सिद्धांत साहित्य के बीच की वस्तु है। पांडित्य प्रदर्शन की इस प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप रीति साहित्य में कवि कर्म तथा आचार्य क्रम का एक साथ निर्वाह होता रहा। यहाँ का जो रीतिकाल का कवि है वो अपने आप को पांडित्य प्रदर्शन, यानी जितना हो सके बढ़ा चढ़ा करके मैं प्रदर्शन कर सकूँ, और वो प्रदर्शन किस में करता है? या तो अपने आचार्य में, यानी आचार्यत्व में, यानी मैं ज्ञानी हूँ, मुझे इतना ज्ञान है, और या फिर वो करता है तो आचार्यत्व के साथ साथ अपने कवि कर्म में, अपने कवित्व में, अपने कवि भाव में। तो यहाँ पर वो दो ही चीज़ों का निर्वाह करता है, दो ही चीज़ों को लेकर के रीतिकाल में चलता है रीतिकाल का कवि। अब हम इसके नामकरण की बात करते हैं। तो नामकरण की समस्या में पहला ही बिंदु आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल का रीतिकाल नामकरण पद्धति विशेष के आधार पर है, जो कि नितांत समीचीन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि हम पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटते हैं तो आदिकाल के बाद में जो हमारा अगला काल आता है उसको पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, यानी भक्ति काल और रीतिकाल इस तरह से भी कहा जाता है। तो पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, फिर आता है हमारा आधुनिक काल। तो उत्तर मध्यकाल को है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्धति विशेष यानी रीति, किस तरह की हम कहते हैं ना, ये उसकी रीति है, ये उसका चाल चलन है, ये उसका अपना एक पहचान है।
तो रीति की व्यापकता, रीति को देखते हुए इस काल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल किया है। क्योंकि चिंतामणि के काल 1700 से 1900 तक के समय में रीति पद्धति पर लिखने की प्रवृत्ति का बोलबाला रहा है। क्या रहा था? रीति, आचार्य चिंतामणि, मैंने सॉरी गलत कह दिया था तुम्हें शुरू में ही। इस काल का जो समय है वो है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, और भक्ति काल है वो आता 1375 से 1700 तक। तो इसमें क्या है, चिंतामणि एक कवि हुए थे और उनकी रीति पद्धति पर जो देखा उसको, उसी के कारण ही इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया। भागीरथ मिश्र के शब्दों में उसे इस रस, अलंकार, नायिका भेद, ध्वनि आदि के वर्णन के सहारे ही अपनी कवित्व प्रतिभा दिखाना आवश्यक था। यानी किसी न किसी चीज़ का सहारा लेकर ही वो अपनी कविता को प्रकट करता या अपने कवित्व भाव को प्रकट करते थे। अतः इस युग रीति पद्धति का ही युग, अतः यह युग रीति पद्धति का ही युग था और उसमें इससे संबंधित असंख्य ग्रंथ लिखे गए। यानी रीति से संबंधित ही यहाँ पर अपने कवित्व को प्रकट किया जाता था, अपने पांडित्य को प्रकट किया जाता था, अपने आचार्यत्व को प्रकट किया जाता था या अपने भाव को प्रकट किया जाता था। तो इसलिए यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को प्रवृत्ति के आधार पर, रचना पद्धति, विशेष पद्धति के आधार पर इसको रीतिकाल नामकरण दिया। आगे चलते हैं नंबर 2 में। मिश्र बंधुओं द्वारा इस काल को अलंकृत काल नाम से पुकारा गया। मिश्र बंधु ने अपने मिश्र बंधु विनोद नामक एक किताब में इस काल को अलंकृत काल नाम दिया। समीक्षा, हम हर काल में काल देंगे, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया इसका नामकरण रीतिकाल, फिर हम इसकी समीक्षा करेंगे कि रीति की पद्धति को देखते हुए ये काल का नामकरण समीचीन है। वैसे ही अगर मिश्र बंधुओं ने इनको इस काल को अलंकृत काल नाम दिया है तो हम अब इसकी समीक्षा करेंगे। लिखना है हेडिंग बाकायदा, समीक्षा। मिश्र बंधुओं ने स्वयं रीतिकालीन कवियों के ग्रंथों को रीति ग्रंथ और उनके विवेचन को रीति कथन कहा है। यानी उन्होंने माना है रीति तो है ही, फिर अलंकृत बीच में क्यों ले आए। उन्होंने साफ स्वीकार ही कर लिया अपने मिश्र बंधुओं ने कि रीति कवियों ने अपने ग्रंथों को रीति ग्रंथ कहा और अपने ग्रंथों में रीति की व्याख्या की उन्होंने, और रीति कथन भी कहा है। उन्होंने अपने ग्रंथ में रीति की व्याख्या इन शब्दों में की है। इस प्रणाली के साथ रीति ग्रंथों का भी प्रचार बढ़ा और आचार्यता की वृद्धि हुई। आचार्य लोग स्वयं कविता करने की रीति सिखलाते थे, मानो वे संसार से यूँ कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक अमुक प्रकार के अनुपयोगी। यानी इतनी सीधी और सपाट उन्होंने रीति को स्वीकार किया है। फिर भी इस काल को अलंकृत काल नाम क्यों दिया, ये तो मिश्र बंधु ही जाने। उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पर उन्होंने अपने मिश्र बंधु विनोद में लिखा कि किस परिस्थिति के अनुसार कौन कौन से विषय किस तरह के उपयोगी रहेंगे और कौन कौन से विषय किस परिस्थिति के अनुसार अनुपयोगी रहेंगे। ये यहाँ पर उन्होंने रीति पद्धति के आधार पर ही निर्धारण किया इस चीज़ का। रीति की इतनी स्वच्छ व्याख्या करते हुए तथा उस समय में इसकी प्रधानता देखते हुए भी अपने काल विभाजन का आधार उसे क्यों नहीं बनाया। यानी उन्होंने फिर इस काल को अलंकृत काल नाम क्यों दिया, ये तो वही जाने। ये नाम कतई समीचीन नहीं है, उपयुक्त नहीं है। अगला है हमारा, रीतिकालीन साहित्य में कला पक्ष की प्रधानता को देखकर इसे एक आलोचक ने कला काल की संज्ञा से अभिहित किया है। यानी इस काल को पहले रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, रीतिकाल। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा, अलंकृत काल। एक समीक्षक ने इसको क्या नाम दिया, कला काल। यानी कला, रीति तो कला में ही आएगा, लिखने की तरीका कला ही हुई वो तो कला काल भी नाम दिया है, किंतु ऐसा करना भी असमीचीन है, सही नहीं है। अब हम इसकी समीक्षा करेंगे। तथ्य तो यह है कि साहित्य के भाव पक्ष और कला पक्ष परस्पर इस प्रकार संपृक्त होते हैं कि उनमें विभाजन रेखा खींचना कठिन व्यापार है। यानी किसी भी व्यक्ति के किसी भी काव्य को देखते हैं तो भाव पक्ष और कला पक्ष इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि उनको अलग अलग करना ही मुश्किल हो जाता है। इस काल में हृदय पक्ष का उद्घाटन भी अत्यंत अनुपम है मिश्र बंधुओं के शब्दों में। इसी से इन कवियों की रचना में वाणी के ऐश्वर्य का बहुत बड़ा कोश मिलता है। यानी किसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हृदय के उद्घाटन में, यानी भावों की भी उतनी प्रबलता रही है जितनी रीति की रही होगी। तो भावों का कोश वाणी के प्रतीकों द्वारा उद्घाटित करने की शक्ति इन्हीं में थी, ये कहा है मिश्र बंधुओं ने। इन शब्दों से रीतिकालीन कवियों के भाव उत्कर्ष एवं प्रकर्ष, यानी भावों का उत्पन्न होना और उनको प्रकट करना,
का सहज में ही अनुमान हो जाता है। वस्तुतः सौंदर्य एवं प्रेमोपासक रीतिकालीन कवि की वाणी मनोमुग्धकारिणी है, उसमें भाव पक्ष की उपेक्षा हो ऐसी बात नहीं। अतः इस काल को कलाकाल कहना भ्रामक है। कलाकाल तो भाव से कला अलग नहीं है, भाव से कला पक्ष अलग नहीं है और कला पक्ष से भाव पक्ष अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो हम खाली इसको कला पक्ष के नाम पर ही कलाकाल कह दें, रीति के नाम पर इसको कलाकाल कह दें, ये सही नहीं है। अगला आता है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अनेक सूक्तियों के द्वारा हमारे विवेच्य काल का नाम श्रृंगार काल सिद्ध किया है। इसे श्रृंगार काल नाम भी उन्होंने दिया है। श्रृंगार रस की प्रमुखता को लक्ष्य रखकर उन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। समीक्षा करेंगे हम इसकी। इस नामकरण के संबंध में कहा जा सकता है कि क्या रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार रस के समूचे अंगों का सम्यक विवेचन किया है? अब हम माने तो श्रृंगार की प्रधानता तो रही, हम भी इसे नकार नहीं रहे हैं, लेकिन क्या श्रृंगार के सारे ही भावों का उन्होंने बखूबी वर्णन किया है, या फिर क्या खाली श्रृंगार ही वहाँ पर आया है? न वहाँ पर वीर आया, न वहाँ पर अन्य रस आए, ऐसा कुछ ईसाई भाव नहीं आया, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या खाली श्रृंगार के सारे रसों का परिपाक हुआ है क्या, ये हमें देखना होगा। और फिर श्रृंगार रस के रीति स्थायी भाव तथा उसके आलम्बन विभाव, उद्दीपन, अनुभाव और संचारियों का विशद निरूपण उनके साहित्य में कहाँ तक बन पड़ा है। अभी हमने रस पढ़ा थर्ड ईयर में पढ़ोगे आप। तो अगर हम इसमें कह देते हाँ श्रृंगार काल है, सही बात है, श्रृंगार की प्रधानता है, तो क्या श्रृंगार के भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, ये सब क्या वहाँ पर पूर्णतया पूरी तरह से आए हैं क्या, यह भी देखना पड़ेगा ठिठक कर। समस्त रीतिकालीन कविता के विहंगम अवलोकन के पश्चात कहा जा सकता है कि तत्कालीन कवियों में ऐसी परिपाटी नहीं रही है। फिर कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि शुद्ध श्रृंगार रस न होकर श्रृंगाराभास हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के इस श्रृंगार काल के लिए ये एक बड़ी उक्ति समीक्षा में चलती है कि श्रृंगार तो शुद्ध रूप से था ही नहीं, वहाँ श्रृंगार का आभास मात्र होता था। हाँ श्रृंगार है ना, इसको श्रृंगाराभास नाम दिया है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि हाँ ये श्रृंगाराभास है, न कि श्रृंगार है। तो ये श्रृंगाराभास है, ऐसा कहा जा सकता है। प्रधानतः स्वर निश्चित है, परंतु वह स्वतंत्र नहीं, सर्वत्र रीति आश्रित है। आचार्य शुक्ल ने इस विषय में कहा है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर, इन दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार रस की ही रही। इससे इस काल का रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। देखो बच्चों ध्यान रखना, रामचंद्र शुक्ल ने भी क्या कहा है अपनी परिभाषा में, अपनी डेफिनेशन में, कि हाँ माना कि इस काल में दो रसों की प्रधानता रही, वीर और श्रृंगार की। और अगर श्रृंगार की प्रधानता को देखते हुए कोई इस काल को श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, कहता नहीं है, कह सकता है। सकता में तो तुम्हें भी पता है, शादवाद है, शादास्ती, शाद नास्ती, हो सकता है, नहीं हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पर कह सकता है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। शुक्ल जी के इस कथन में कोई शब्द विशेष रूप से साभिप्राय है। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि सभी कहे, कोई कह सकता है, अब उसको छूट है, स्वतंत्र है, वो कह सकता है। तो इससे स्पष्ट ध्वनित होता है कि उन्हें स्वयं इस काल को रीतिकाल के नाम से अभिहित करना अभिप्रेत था। वो यही मानते थे इस काल को कि रीतिकाल नाम देना ही सही है, क्योंकि उन्हें प्रस्तुत काल के साहित्य में व्यापक रूप से रीति की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। क्योंकि व्यापक रूप से देखें, पूरे रीतिकाल को देखें तो उसमें चाहे घृणा देख लो, चाहे वीर देख लो, चाहे श्रृंगार देख लो, सब में एक रीति चली, ना, तो रीति को देखते हुए इस काल का नाम रीतिकाल कहा। तो रीतिकालीन कविता की सभी गतिविधियों का निरीक्षण करने के अनंतर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस काल का व्यापक और प्रमुख प्रवृत्ति रीति है। अतः हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीतिकाल के नाम से अभिहित करना अधिक उपयुक्त है। अलंकृत काल और श्रृंगार काल नाम उसकी आंतरिक ध्वनि प्रवृत्ति का ठीक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करते। भले ही कह सकता है कोई श्रृंगार काल कह सकता है, कोई कला काल कह सकता है, कोई उसको अपना अलंकृत काल कह सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से उस रीतिकाल को, ये सारे जो नामकरण हैं वो पूरी तरह से प्रकट नहीं करता, जितना है रीतिकाल नाम उस काल को पूरी तरह से प्रकट करता है। इसलिए हम अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दिया हुआ रीतिकाल ही नामकरण अधिक समीचीन है, अधिक सही है। धन्यवाद बच्चों।